हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं हूं चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों घटना चक्र की इस किताब के 20वें चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है राजनीतिक दल, दबाव समूह एवं जनमत। दोस्तों राजनीतिक दल, दबाव समूह एवं जनमत से दोस्तों टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड आदि परीक्षाओं में हर साल सवाल आते रहते हैं। हमारी परीक्षा के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं इमीडिएटली, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल यूट्यूब के उन बेस्ट चैनलों में से एक है जो केवल सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट की तैयारी कराता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, राजनीतिक दल लोगों का ऐसा समूह है जो ऐसे सिद्धांत पर सहमत हों जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सके। यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन है ए गैटल, बी गार्नर, सी मैकाइवर और डी एडमंड बर्क। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी एडमंड बर्क। आप लोग इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, समता सैनिक दल यानी कि सामाजिक समता सेना की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस, बी सरदार पटेल, सी लोहिया और डी बी आर अम्बेडकर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने दोस्तों समता सैनिक दल की स्थापना 1927 में थी। आप लोग इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, मॉरिस डुअर्जर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक दल संगठन की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है ए चौगुट, बी कोष, सी शाखा और डी प्रकोष्ठ। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कोष। मॉरिस डुअर्जर के अनुसार कोष दल संगठन की विशेषता नहीं है। क्या विशेषता है? चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या में। मॉरिस डुअर्जर के अनुसार राजनीतिक दल के संगठन तथा कार्यविधि का परीक्षण अनेक भीतरी चक्रों की भूमिका प्रदर्शित करता है, जिसमें शामिल हैं नंबर 1 चौगुट, नंबर 2 शाखा दल, नंबर 3 प्रकोष्ठ दल और नंबर 4 सैनिक दस्ते। तो मॉरिस डुअर्जर के अनुसार निर्धारित दल संगठन की इन विशेषताओं को आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, किसने कहा यह शब्द यानी कि जनमत सामान्यतया लोगों के विचार समुच्चय को इंगित करने हेतु प्रयुक्त होता है जो उन्हें अथवा समुदाय के हित को प्रभावित करने से संबंधित है। तो यह कहा था दोस्तों जेम्स ब्राइस ने। ऑप्शन नंबर डी। इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों कि जेम्स ब्राइस ने अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसीज में जनमत की सुनिश्चित परिभाषा करने में अपने आप को असमर्थ पाने के कारण सामुदायिक हित साधना के आधार पर लोकमत को समझाने का प्रयास किया है। तो जेम्स ब्राइस की जनमत की इस परिभाषा को आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, यह किसने कहा है कि दलीय प्रणाली किसी देश के राजनीतिक जीवन को यंत्रवत बना देती है? तो यह कहा था दोस्तों गिलक्राइस्ट ने। ऑप्शन नंबर बी। इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों कि आर एन गिलक्राइस्ट ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल साइंस में लिखा है कि दलीय प्रणाली किसी देश के राजनीतिक जीवन को यंत्रवत बना देती है। तो गिलक्राइस्ट के इस कथन को आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन वक्तव्यों के संदर्भ में नीचे उल्लेखित कोटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, एक दबाव समूह का अंतिम लक्ष्य शासन शक्ति पर कब्जा जमाना होता है। यह बात तो गलत है। कारण आर है कि दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते। तो यह बात सही है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ए गलत है किंतु आर सही है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, शासन शक्ति पर कब्जा जमाना राजनीतिक दलों का अंतिम लक्ष्य होता है। दबाव समूह अपने हितों के प्रति क्रियाशील रहते हैं।
शासन प्रक्रिया में इनकी भूमिका अप्रत्यक्ष रूप से होती है। अतः उपर्युक्त प्रश्न का कथन गलत है। दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते हैं, ये अपने हितों की प्राप्ति के लिए किसी राजनीतिक दल या समर्थन मात्र करते हैं। शेष इनकी कोई भूमिका नहीं रहती है, इसलिए उपर्युक्त प्रश्न का कारण आर सत्य है। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। नव बहुलवाद के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में किन समूहों को उच्च स्थिति प्राप्त है? ऑप्शन है ए श्रमिक संघ, बी व्यापारिक संघ, सी सांस्कृतिक संघ और डी दृष्टिकोण संगठन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी व्यापारिक संघ। व्यापारिक संघ को दोस्तों नव बहुलवाद में राजनीतिक व्यवस्था में उच्च स्थिति प्राप्त है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नांकित में से कौन सा दबाव समूह हिंसा के माध्यम का समर्थन करता है? ऑप्शन है ए प्रदर्शनात्मक, बी संस्थागत, सी संघात्मक और डी असंघात्मक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए प्रदर्शनात्मक। प्रदर्शनात्मक दबाव समूह दोस्तों हिंसा के माध्यम का समर्थन करता है। इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों कि आमंड द्वारा वर्गीकृत दबाव समूहों में प्रदर्शनात्मक दबाव समूह अपने हितों की सिद्धि के लिए हिंसा का आश्रय भी लेते हैं। इस प्रकार के दबाव समूह भीड़ व प्रदर्शन आदि के रूप में आसपास प्रकट या विलुप्त होते रहते हैं। यह प्रदर्शनों, जुलूसों, दंगों, धरनों, हड़तालों आदि के रूप में प्रकट होकर अचानक ही प्रभावी हो जाते हैं। तो आप इनको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दोनों वक्तव्यों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए तथा दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कथन ए है आनुपातिक प्रतिनिधित्व का साधारणतया बहुदलीय व्यवस्था से संबंध होता है। यह बात तो सही है। कारण आर है इस व्यवस्था में छोटे दलों के लिए कुछ सीट प्राप्त करना आसान होता है। यह बात भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, उपर्युक्त प्रश्न का कथन ए आनुपातिक प्रतिनिधित्व का बहुदलीय व्यवस्था से संबंध होता है, यह सत्य है। द्विदलीय व्यवस्था में सामान्यतः सामान्य बहुमत प्रणाली का उपयोग होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व में छोटे दलों को अपनी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। अतः उपर्युक्त प्रश्न में कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा साथ ही कारण आर कथन ए की सही व्याख्या भी है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे दोस्तों। आनुपातिक प्रतिनिधित्व बहुदलीय व्यवस्था में पाया जाता है, इससे छोटे दलों को कुछ सीटें आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसने यह मत व्यक्त किया कि आदतें, भावनाएं, अभिमुखीकरण आदि जनमत में अपनी भूमिका अदा करती हैं? तो वह है दोस्तों लावेल। ऑप्शन नंबर बी। जनमत के संबंध में दोस्तों लावेल ने कहा है कि आदतें, भावनाएं, अभिमुखीकरण आदि जनमत में अपनी भूमिका अदा करती हैं। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में दबाव समूह का उदाहरण है? ऑप्शन है ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी भारतीय जनता पार्टी, सी जनता दल यूनाइटेड और डी भारतीय किसान यूनियन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भारतीय किसान यूनियन। भारतीय किसान यूनियन दोस्तों भारत में दबाव समूह के रूप में काम करता है। बाकी अन्य तीनों राजनीतिक पार्टियां हैं। आप इनको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? बर्क द्वारा। ऑप्शन नंबर बी।
इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों कि इंग्लैंड के नेता तथा लेखक एडमंड बर्क ने अपनी पुस्तक थॉट्स ऑन द केस ऑफ द प्रेजेंट डिस्कॉन्टेंट में राजनीतिक दल को सर्वप्रथम परिभाषित करते हुए कहा कि दल एकताबद्ध लोगों का ऐसा निकाय है जो किन्हीं विशेष सिद्धांतों पर राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने के लिए सहमत होते हैं। तो एडमंड बर्क के इस विचार को आप लोग याद रखेंगे। उन्होंने राजनीतिक दल की परिभाषा दी थी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य राजनीतिक दलों द्वारा संपादित किया जाता है? ऑप्शन है ए गरीब लोगों की सहायता करना, बी अस्पतालों को संचालित करना, सी समाचार पत्रों का प्रबंध करना और डी चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की सहायता करना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चुनाव लड़ने में उम्मीदवारों की सहायता करना। चुनाव लड़ने में उम्मीदवारों की सहायता करना यह राजनीतिक दलों का महत्वपूर्ण कार्य है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, राजनीतिक दलों का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करने के लिए चुनाव में भाग लेना है। इस उद्देश्य के लिए विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवारों को निर्वाचनों में भाग लेने के लिए टिकट देना और उनकी सहायता करना आदि। गरीबों की सहायता करना दोस्तों सरकार का काम है। अस्पतालों को संचालित करना ये भी सरकार का काम है। समाचार पत्रों का प्रबंध करना यह निजी क्षेत्र में आता है। बाकी चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की सहायता करना यह राजनीतिक दलों का काम है। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, राजनीतिक दलों का निर्माण किस आधार पर होता है? ऑप्शन है ए धार्मिक सिद्धांतों, बी सामान्य हितों, सी आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांतों और डी जातियों। इसके उत्तर के आगे स्टार लगा है क्योंकि कोई एक ही आधार राजनीतिक दल के निर्माण के लिए पर्याप्त नहीं होता है। बहुत से कारण होते हैं। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, राजनीतिक दलों के निर्माण में किसी एक कारण की भूमिका नहीं होती है। विभिन्न देशों की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियां राजनीतिक दलों के निर्माण में प्रभावी भूमिका निभाती हैं। अल्प विकसित विकासशील देशों में धार्मिक, जाति इत्यादि सांस्कृतिक कारण के आधार पर राजनीतिक दलों के निर्माण हुए हैं, जबकि विकसित पश्चिमी यूरोप और अमेरिका में आर्थिक एवं राजनीतिक कारणों ने राजनीतिक दलों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है। चूंकि सामान्य राजनीतिक दलों के निर्माण की सबसे स्पष्ट अवधारणा है, इसलिए सामान्य तौर पर सामान्य हित को राजनीतिक दल के निर्माण का आधार माना जा सकता है। धार्मिक, जाति या आर्थिक, राजनीतिक सभी वर्गों के अपने अपने सामान्य हित होते हैं, जिसके आधार पर वह संगठित होकर सत्ता प्राप्ति की दिशा की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों राजनीतिक दलों के निर्माण के लिए कई कारण उत्तरदायी होते हैं। तो आप इनको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। किसने दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य जैसा कहा है? तो इसका विकल्प पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप जानते हैं इसका उत्तर है फाइनर। ऑप्शन नंबर बी यस ई फाइनर। फाइनर ने दोस्तों कहा है कि दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य की तरह है। क्वेश्चन नंबर 16, द्विपार्टी व्यवस्था पाई जाती है किस देश में पाई जाती है? अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी यूएसए। दो दलीय प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में पाई जाती है। इन दोनों दलों में एक का नाम रिपब्लिक है और दूसरे का नाम डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक। अमेरिका में सत्ता के लिए संघर्ष इन्हीं दोनों राजनीतिक दलों के बीच चलता रहता है। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है। अमेरिका में दो महत्वपूर्ण राजनीतिक दल हैं, कौन कौन से? रिपब्लिक और लोकतांत्रिक। ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी वह विशेषता है जो एक राजनीतिक दल को दबाव समूह से भिन्न करती है। ऑप्शन है ए, एक दल व्यक्तियों का एक समूह होता है। बी, प्रत्येक दल का अपना संगठन होता है। सी, राजनीतिक वैचारिकी पर आधारित होता है। और डी, एक दल का अपना कोष होता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक वैचारिकी पर आधारित होता है। राजनीतिक दल दोस्तों एक विचार पर आधारित होता है, जबकि दबाव समूह अपने हित के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, प्रत्येक राजनीतिक दल अनिवार्यतः किसी निश्चित राजनीतिक विचारधारा पर आधारित होते हैं। एक दबाव गुट में विभिन्न राजनीतिक विचार वाले हो सकते हैं, जबकि एक राजनीतिक दल के सभी सदस्य कुछ निश्चित राजनीतिक सिद्धांतों को मानने वाले होते हैं। इस प्रकार एक राजनीतिक दल से अनेक हित समूह संबंधित होते हैं, जिनके आर्थिक हित तो भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन वे एक ही राजनीतिक वैचारिकी में विश्वास करते हैं। तो यह अंतर है दोस्तों राजनीतिक दल और दबाव समूह में। आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, दबाव समूह की तकनीक है, कैसी है ऑप्शन में से बताना है। ऑप्शन है ए, धमकी देना। बी, मूल्य आधारित मांगे। सी, अभिजन वर्ग का समर्थन। और डी, असहानुभूति रवैया। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मूल्य आधारित मांगे। दबाव समूह की तकनीक है दोस्तों मूल्य आधारित मांगे। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों कि दबाव समूह जिन मांगों को सरकार के समक्ष रखते हैं, उनके समर्थन में धावक लोगों की स्वीकारोक्ति भी आवश्यक है। मूल्य आधारित मांगे ही ज्यादा से ज्यादा समर्थन प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं। ऐसी मांगे सरकार पर दबाव नहीं डाल सकती जिन्हें जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त न हो। तो दबाव समूह की तकनीक है दोस्तों मूल्य आधारित मांगे। आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन वक्तव्यों के संदर्भ में नीचे उल्लेखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, भारत में सुदृढ़ दलीय व्यवस्था नहीं है। बात तो सही है। और कारण आर है, भारतीय राजनीतिक दल भारतीय समाज की जटिलता को प्रतिबिंबित करते हैं। यह भी बात सही है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों कि भारत में अभी भी कोई अस्थायी दल व्यवस्था उभर कर नहीं आई है। कांग्रेस और भाजपा के साथ संबद्ध विभिन्न दल सत्ता प्राप्ति के लिए क्रियाशील रहते हैं। इसलिए यह दलीय व्यवस्था न होकर भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन तथा कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का निर्माण करते हैं। कांग्रेस और भाजपा के अलावा असंख्य राजनीतिक दलों का अस्तित्व भारतीय समाज की जटिलता को प्रतिबिंबित करते हैं। अतः उपर्युक्त प्रश्न में कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा आर कथन ए की सही व्याख्या प्रस्तुत कर रहा है। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन दल प्रणाली की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है ए, दल अपने हितों के लिए संघर्ष करते हैं। बी, दल प्रणाली व्यक्ति की व्यक्तिगतता को नष्ट करती है। सी, दल कृत्रिम विभेद उत्पन्न करते हैं। और डी, दल सरकार के अंगों में एकरूपता स्थापित करते हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दल सरकार के अंगों में एकरूपता स्थापित करते हैं। दल सरकार के अंगों में एकरूपता स्थापित करते हैं, यह दल प्रणाली की विशेषता नहीं है। बाकी दल प्रणाली की विशेषता है, आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से किस विद्वान ने कहा था कि भारत में स्वतंत्रता से पहले कुछ वर्षों में जो दलीय प्रणाली थी वह एक दल प्रधान दल व्यवस्था थी? तो यह कहा था दोस्तों रजनी कोठारी ने। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23। किसने कहा राजनीतिक दल अच्छे हैं या बुरे, इस संबंध में सूचना एकत्र करना वैसा ही है जैसा इस संबंध में विचार करना कि ज्वार भाटे अच्छे होते हैं या बुरे? तो यह कहा था दोस्तों लावेल ने। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से किसने दलीय व्यवस्था तथा निर्वाचन व्यवस्था के मध्य सह संबंध स्थापित करने का प्रयास किया? तो वह था दोस्तों एम डुअर्जर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25। भारत में दल विहीन लोकतंत्र की सर्वप्रथम वकालत किसने की? ऑप्शन है ए विनोबा भावे, बी जयप्रकाश नारायण, सी महात्मा गांधी और डी एम एन राय। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी एम एन राय। भारत में दल विहीन लोकतंत्र की वकालत सर्वप्रथम एम एन राय ने की थी। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से दल विहीन लोकतंत्र की सर्वप्रथम वकालत एम एन राय ने की थी। हालांकि उपर्युक्त सभी विचारक राजनीतिक दलों को लोकतंत्र के लिए घातक मानते हैं, परंतु एम एन राय ने सर्वप्रथम इस मत का प्रतिपादन किया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी राजनीतिक दल किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 26। निम्न में से कौन सामुदायिक दबाव समूह का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है ए किसान संगठन, बी यंग तुर्क, सी श्रमिक संघ और डी राज्य कर्मचारी संघ। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यंग तुर्क। यंग तुर्क दोस्तों सामुदायिक दबाव समूह का उदाहरण नहीं है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, आमंड जी दबाव समूह के 4 वर्ग बनाए हैं, जो हैं पहला संस्थात्मक, दूसरा असमुदायात्मक, तीसरा समुदायात्मक और चौथा प्रदर्शनकारी। इनके किसान संगठन, श्रमिक संघ, व्यवसायिक संघ, राज्य कर्मचारी संघ यानी कि रेलवे यूनियन, शिक्षक संघ आदि का वर्णन सामुदायिक दबाव समूह के रूप में होता है। यंग तुर्क का वर्णन उपर्युक्त किसी रूप में नहीं मिलता। भारत में महमूद गजनबी के नेतृत्व में तुर्कों का आक्रमण हुआ। तुर्की मुस्लिम बहुमत वाला एक देश है। युवा तुर्क आंदोलन 20वीं शताब्दी के आरंभिक दिनों में एक राजनीतिक सुधार आंदोलन था। इसका उद्देश्य उस्मानिया साम्राज्य के पूर्ण राजतंत्र को समाप्त करके वहां संवैधानिक राजतंत्र स्थापित करना था। जी ए आमंड ने दबाव समूहों का वर्गीकरण संस्थात्मक, समुदायात्मक, असमुदायात्मक तथा प्रदर्शनकारी के रूप में किया है। सामुदायिक दबाव समूह हितों की अभिव्यक्ति के विशेषीकृत संघ होते हैं। इनकी मुख्य विशेषता अपने विशिष्ट हितों की पूर्ति करना होता है। इनमें मुख्यतः व्यवसायिक संगठन, किसान संगठन और श्रमिक संगठन हैं। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है ए सभी दबाव समूह हित समूह है और यही ऑप्शन सही है। आप लोग इसको याद रखेंगे, सभी दबाव समूह हित समूह है। क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से किसने चेतावनी दी कि भारत में व्यक्ति पूजा की भावना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है? तो वह थे दोस्तों पी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी।
B.R. अम्बेडकर का मानना था दोस्तों कि भारत में व्यक्ति पूजा की भावना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29। राजनीतिक दल अपरिहार्य हैं, कोई भी स्वतंत्र देश उसके बिना नहीं रह सकता। यह कथन किसका है? तो यह कथन है दोस्तों ब्राइस का। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30। ब्रिटेन में महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस शताब्दी में मिला? तो वह था दोस्तों 20वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर डी। इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों कि ब्रिटेन में महिलाओं को मताधिकार वर्ष 1928 में यानी कि 20वीं सदी में जनप्रतिनिधि कानून यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1928 के माध्यम से प्रदान किया गया। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से किसमें राजनैतिक दल भाग नहीं लेते हैं? ऑप्शन है ए शासन, बी विधि निर्माण, सी प्रदत्त विधि निर्माण और डी निर्वाचन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी प्रदत्त विधि निर्माण। राजनीतिक दल दोस्तों शासन, विधि निर्माण और निर्वाचन में भाग ले सकते हैं, जबकि प्रदत्त विधि निर्माण का काम कार्यपालिका और विधायिका के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से किस देश में एक दलीय पद्धति है? तो वह है दोस्तों चीन। ऑप्शन नंबर सी। इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों कि चीन में साम्यवादी शासन प्रणाली है, जिसके अंतर्गत एक दलीय व्यवस्था विद्यमान है। चीन की साम्यवादी पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कहते हैं। यह विश्व की सबसे पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी है जो वर्तमान में कार्यरत है। इसके अतिरिक्त भारत में बहुदलीय दल प्रणाली पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में द्विदलीय दल प्रणाली पाई जाती है। चीन व अन्य साम्यवादी देशों में एक दलीय दल पद्धति पाई जाती है। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33। किस देश में एक दलीय पद्धति है? तो वह है दोस्तों चीन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34। चीन ने स्वीकार किया है, क्या स्वीकार किया है? एक दलीय पद्धति। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व नहीं है? ऑप्शन है ए संगठन, बी विदेशों द्वारा मान्यता, सी सामान्य सिद्धांतों में सहमति और डी संवैधानिक साधनों में विश्वास। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विदेशों द्वारा मान्यता। राजनीतिक दल के लिए दोस्तों विदेशों द्वारा मान्यता प्राप्त करना जरूरी नहीं है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, विदेशों द्वारा राष्ट्र को मान्यता देना और विदेशों से राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त करना यह राष्ट्र के अध्यक्ष का काम है, ना कि राजनीतिक दल का। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इसमें दोस्तों राजनीतिक दलों की विशेषताओं के बारे में लिखा गया है। राजनीतिक दलों की विशेषता में पहला है दल स्वैच्छिक संस्था होते हैं। दूसरा है दल के सामान्य सिद्धांतों पर सहमति होती है। ये शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक साधनों में विश्वास करते हैं। चौथा है इनका लक्ष्य राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना होता है। पांचवा है दल का संगठित होना अनिवार्य है। और छठा है ये राष्ट्रीय हितों को प्रमुखता देते हैं। तो यह है दोस्तों राजनीतिक दलों की विशेषताएं। विदेशों द्वारा मान्यता प्राप्त करना राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36।
निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है ए संगठन, बी असंवैधानिक साधनों का प्रयोग, सी लोकतंत्र में विश्वास और डी वैचारिक एकता। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी असंवैधानिक साधनों का प्रयोग। असंवैधानिक साधनों का प्रयोग करना दोस्तों राजनीतिक दल की, जबकि संगठन, लोकतंत्र में विश्वास और वैचारिक एकता राजनीतिक दलों की विशेषता है। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से कौन यह विश्वास करता है कि प्रजातांत्रिक तथा सर्वाधिकारवादी दोनों ही व्यवस्थाओं में राजनीतिक दलों का चरित्र आवश्यक रूप से अल्पतंत्री होता है? तो वह है दोस्तों रॉबर्ट मिचेल्स, ऑप्शन नंबर ए। रॉबर्ट मिचेल्स का मानना है दोस्तों कि प्रजातांत्रिक तथा सर्वाधिकारवादी दोनों ही व्यवस्थाओं में राजनीतिक दलों का चरित्र आवश्यक रूप से अल्पतंत्री होता है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों कि जर्मन समाज वैज्ञानिक रॉबर्ट मिचेल्स ने अपनी महत्वपूर्ण कृति पॉलिटिकल पार्टीज में गुटतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किया है। उन्होंने जर्मनी के राजनीतिक दलों का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि किसी भी राजनीतिक प्रणाली में राजनीतिक दलों पर नियंत्रण मुट्ठी भर लोगों के हाथों में रहता है। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों। रॉबर्ट मिचेल्स का यह पूरा सिद्धांत गुटतंत्र का लौह नियम कहलाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षाओं में आता रहता है। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किसे चतुर्थ स्तंभ यानी कि फोर्थ स्टेट कहा जाता है? तो वह है दोस्तों प्रेस, ऑप्शन नंबर सी। इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों कि लोकतांत्रिक देशों में विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का 3 स्तंभ माना जाता है तथा प्रेस को चतुर्थ स्तंभ की संज्ञा दी जाती है। तो आप इस बात को जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 39। किस देश में सिविल सेवक किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन सकते हैं? तो वह देश है दोस्तों फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी। फ्रांस के सिविल सेवक दोस्तों राजनीतिक दलों के सदस्य बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। कन्वेंशन, काकस और प्राइमरी का संबंध मुख्यतः किससे है? तो यह संबंध है दोस्तों अमेरिकी दलों और चुनावों से, ऑप्शन नंबर डी।